चलिए बच्चों, आज हम फिजिक्स के अगले लेक्चर में देखेंगे दो समांतर धारावाही तार के बीच बल। ठीक है, हेडिंग होगी दो समांतर धारावाही दो समांतर धारावाही दो समांतर धारावाही तार के बीच चुंबकीय बल, तार के बीच चुंबकीय बल है ना, चुंबकीय बल। चलो ठीक, माना दो समांतर धारावाही चालक तार हैं ऐसे लिख लेंगे। माना दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, एक इधर है और एक इधर है। इधर से धारा I1 प्रवाहित हो रही है और इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है I2, दोनों समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक, I2 धारा है। अब यहाँ पर लिख लो P, ये तार का नाम P और इसका नाम Q, इसका नाम R और इसका नाम S है। इनके बीच की दूरी स्मॉल d। ठीक, तो इनके बीच चुंबकीय बल कितना लगेगा, तो क्या लिखेंगे। माना दो लंबे तार PQ व RS एक दूसरे के समांतर d दूरी पर रखें, जिनमें धाराएं एक ही दिशा में क्रमशः PQ I1 व I2 प्रवाहित होंगी। तो देखो जितना तार PQ RS पर लगाएगा उतना ही तार RS PQ पर लगाएगा कि नहीं लगाएगा। भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, तो जितना बल जो है PQ RS पर लगाएगा उतना ही RS PQ पर लगाएगा। तो एक तार के कारण दूसरे पर निकाल लेते हैं, दूसरा वाला वैसे ही होगा। तो PQ के कारण RS पर बल, ठीक है, PQ के कारण RS पर बल निकालना है। तो पहले PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पर PQ तार के कारण RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय तार RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ठीक, देखो मतलब I1 धारा के कारण जो है वो RS तार के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो फार्मूला हो जाएगा आपका V1 = μ0/2π। ठीक है, और I1 के कारण I1 इंटू कितना d, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब इसके बाद देखो ये हो गया। तो अब देखो RS की L लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल, मान लो इस तार की लंबाई कितनी है L, तो अगर इस तार की लंबाई तो RS तार की L लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल। ठीक, आप चुंबकीय बल जब ज्ञात करना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर। देखो आपने पढ़ रखा है F = उस तार में धारा मतलब हो जाएगा आपका कितना I2 है ना, F IBL पढ़ा ना I2, और उस पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो I1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उस तार पर किधर होगा, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो I2 V1 और L और साथ में साइन थीटा, और B और L के बीच का कोण कितना होगा भाई, B कागज के तल के लंबवत अंदर होगा। भाई दाएं हाथ का तेली का निम्न लिखो, अंगूठा चालक में I1 की दिशा में। ठीक है, और उंगलियां उसी बिंदु पर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, तो RS पर ज्ञात करना, तो RS की ओर रखो तो कागज के तल के लंबवत किधर की हो जाएगा, अंदर की। तो इस तरीके से अब थीटा B और L डायरेक्शन जो है हमेशा धारा की दिशा होती है, तो यही हो गया L। तो इस तरीके से थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा 90 हो जाएगा। तो I2 और B1 का मान रख लो यहाँ से, तो μ0/2π और I1 बाई कितना D, यही हो जाएगा ना, और साथ में ये L। तो इस तरीके से ओवरऑल F = क्या निकला, देखो यहाँ से देखो F = आप लिख सकते हैं μ0/2π। ठीक है, μ0/2π I1 I2 बाई कितना D इंटू L। ये पूरे चालक पर लगने वाला बल क्या है, पूरे चालक पर। ठीक है, अतः ये पूरे चालक पर निकला। ठीक है, अतः प्रति एकांक लंबाई पर बल। अब प्रति एकांक लंबाई पर मतलब L से भाग कर देंगे, तो F बाई ये L हो जाएगा और μ0/2π हो जाएगा, और I1 I2 बाई कितना D और L बाई L करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है तार के। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, तो ये हो गया न्यूटन के तृतीय नियमानुसार। अब क्या है, न्यूटन जितना बल इसने इस पर लगाया उतना ही इस पर लगाएगा, तो सेम चीज़ है। ठीक है, अब देखो इसके बाद इस पर नोट है एक, नोट देख लीजिए। नोट फर्स्ट लिखा है, पहला नोट ये लिखा है कि जब दोनों तार में समान धारा में दिशा बहे, ठीक है, मतलब इधर बहे और इधर बहे, तो देखो इसके कारण अब
पहले इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो अंदर की ओर। अब अगर फोर्स निकालेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी, ठीक है। और जब इसके कारण निकालेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी। मतलब जब धारा समान दिशा में होगी तो इस पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण लगेगा। लेकिन नोट नंबर 2, जब एक तार में इधर धारा बहे, एक तार में इधर धारा बहे, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। इसके नियम जिसको समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट पूछ लेना, बता देंगे कि कैसे लगेगा आकर्षण और कैसे लगेगा प्रतिकर्षण, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, जो भी आपका। एम्पियर की भाषा देख लेते हैं, क्या है एम्पियर की परिभाषा। चलिए देखिए एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा, ठीक। अब मैं अगर एम्पियर की परिभाषा की बात करूं तो देखो आपने सूत्र क्या लिखा है, एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई कितना डी लिखा है। तो देखो I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर कर लीजिए, क्या हो जाएगा I1 I2 बराबर कितना 1 एम्पियर, तथा लंबाई भी 1 मीटर लिख लीजिए और R बराबर 1 मीटर लिख लो, ठीक। तो F इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, F का 1 हो गया और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान 2 इंटू 10⁻⁷ और इंटू कितना हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। अतः लिखेंगे 1 न्यूटन, एक नहीं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में परस्पर, जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर, डी बराबर भी 1 मीटर है ना, या आर बराबर 1 मीटर। तो देखो 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो तारों के मध्य, समांतर रखे तारों के मध्य प्रवाहित होने पर उनके मध्य 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे, जबकि उसमें प्रवाहित धाराओं का मान एकांक हो, मतलब 1 एम्पियर हो। समझ में आया कि नहीं है, देखो 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर तारों में प्रवाहित होने पर एक दूसरे को 2×10⁷ न्यूटन से का बल क्या करें, आरोपित करें। बात समझे, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, ध्यान दो 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, ठीक है, जो 1 मीटर की दूरी पर रखे तो समांतर तारों में प्रवाहित होने पर उस पर 2×10⁷ न्यूटन का बल आरोपित करें। 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब देखो देखो अगर मैं इसको डेट हटा दूं तो देखो अब क्या है, एक नोट और लिखा है नोट्स में आपके, नोट नंबर 1 देख लीजिए, ठीक। लिखा है आवेशित कण की गति दिशा से r मीटर की दूरी पर। देखो अगर मैं ये कहूँ कि ये है आपके पास है ना, एक आवेशित कण जो है वो v वेलोसिटी से इधर गति कर रहा है और ये p बिंदु है ना। तो देखो आवेशित कण की गति की दिशा से r मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, भाई ये आवेशित कण है और यहाँ से r मीटर की दूरी पर p बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला अगर चाहिए तो p इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इसके लिए फार्मूला QB/r² होता है, ठीक है। QB कितना होता है r², ठीक। समझ में कि नहीं है, याद कर लीजिए इसको। यदि कोई कण v वेग से गति कर रहा तो उससे r मीटर की दूरी पर स्थित फार्मूला यही होता है सूत्र में, ठीक है। अब देखो अब जो दूसरा नोट जो लिखा है वो लिखा है क्या, जब तो आवेशित कण v1 व v2 वेग से एक दूसरे के समांतर, जैसे दूसरा वाला नोट जो है वो ये है कि अगर कोई दो आवेशित कण है v1 वेग से और एक आवेशित कण है v2 वेग से गति कर रहा है, एक दूसरे के समांतर गति कर रहा है, तो उनके बीच चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो ये होता है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक। इस फार्मूले को याद कर लो, Q1 Q2 और फिर कितना V1 V2 और बटे भी कितना r², फार्मूले याद कर लो, काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, ठीक। देखो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति है, देखो हम इसके चित्र को बना के सिद्धांत वगैरह समझा दे रहे हैं, ठीक है। साइक्लोट्रॉन जो है वो क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा धनावेशित आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है, ठीक है। इसकी खोज 1934 में किसने की थी, लिविंगस्टन ने। ये प्रिंसिपल में किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है, देखो जब कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी ऊर्जा तथा वेग में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती है। पहला सिद्धांत ये, जब किसी आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र से, ठीक है, बार बार गुजरता है, जैसे कोई मतलब कोई आवेशित कण है और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से, जैसे मान लो ये है, अब कोई आवेशित कण इधर गया और उसके बाद फिर वापस आके फिर इससे गया, तो जितनी बार ये जाएगा उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, ये बताया जा रहा है, ठीक है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार पथ पर गति करता है। मतलब दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, एक पहला जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में लगातार बार बार प्रवेश करता है तो उसकी ऊर्जा और वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। और दूसरा जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर जब प्रवेश करता है तो वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, गति करता है, ठीक। तो अब देखो इसकी संरचना देखो, अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना ये है,
देखो ये दो डी आकार के दो खोखले खोखले जो है बेलन वो होते हैं, खोखला भाग होता है, ठीक है, जिसको हम डीज कहते हैं। ऐसे डी आकार का होता है ना, इनको हम क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। ऐसे ये खोखला ऐसे होता है, ठीक। और दोनों की अक्षें परस्पर कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, कुछ ऐसे इसी आकार का होता है, ठीक, डी आकार है ना, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कुछ ये डी आकार है, ठीक। ये इसको कह लेते हैं हम D1 और इसको क्या कह लेते हैं, D2। इसको क्या कह लेते हैं, D2, ठीक। अब देखो यहाँ पर दोलित्र यूज किया जाता है, यहाँ पर एक क्या किया जाता है, AC करंट, AC, DC नहीं, AC। इसको D1 कहते हैं, इसको D2 कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें लिखेंगे क्या संरचना में, देखो इसमें दो डी आकार के खोखच D1 व D2 होते हैं, ठीक है, जिन्हें डीज कहते हैं। यह एक निर्वात बॉक्स में इस प्रकार रखा जाता है कि यह एक दूसरे के समांतर है। तो देखो ये एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, समांतर रखा जाता है, यह एक दूसरे के समांतर है, ठीक। अब देखो एक दूसरे के समांतर है, इनके बीच सूक्ष्म अंतराल में एक आयन स्रोत होता है। यहाँ पर एक आयन स्रोत रख दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयन स्रोत, ठीक है, आयन स्रोत एस रख दिया जाता है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, आयन स्रोत एस रख दिया जाता है। अब देखो दोनों डीज के तल के लंबवत, ठीक है, दोनों डीज के तल के लंबवत ऊपर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर दिया जाता है, तल के लंबवत। तो ये देखो तल के लंबवत अंदर की ओर या बाहर की ओर कहीं भी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया गया, ठीक, डीज के तल के लंबवत हर जगह पर। समझ में आया कि नहीं है, ऐसे हर जगह पर लगा, ऐसे लगा दिया गया। अब देखो दोनों डीज के मध्य, अब इसके बीच देखो उच्च आवृत्ति की दोलित्र AC लगा दी जाती है, इनके बीच मैग्नेटिक फील्ड वो विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है, ठीक है। अब देखो अब यह जो चुंबक उत्पन्न किया जाता है वो किसी प्रबल चुंबकीय मतलब प्रबल चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है। इन सब पूरे सिस्टम को उसमें रख दिया जाता है, ठीक है। कार्यविधि क्या होती है, जैसे ही आयन स्रोत माना एम द्रव्यमान तथा Q आवेश का एक आयन आयन स्रोत से निकलता है, ठीक है, आयन स्रोत से निकलता है, ठीक है। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा है, तो प्रथम आधे चक्र में देखो प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलती है आपकी, ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आधा चक्र, यहाँ से यहाँ तक आधा चक्र होता है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्र में, अर्ध चक्र में, देखो प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र में, ठीक है, जब धारा धनात्मक होती है तब जैसे ही आयन निकला, तो धनायन निकला या ऋणायन निकला, मान लो धनायन निकला, ठीक है, तो एक मान लो इसको मैंने प्लस मान लिया, इसको माइनस मान लिया, ठीक है। समझ में, मान लो ऋणायन एक उत्पन्न हुआ, ऋणायन उत्पन्न हुआ, तो ऋणायन को पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर की ओर क्या करेगा, घूम जाएगा। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों है, तो इसलिए वृत्ताकार पथ पर क्या करेगा, गति कर, वैद्युत क्षेत्र इसको वेग प्रदान करेगा, गति प्रदान करेगा, ठीक है, और इसको चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार पथ प्रदान करेगा और यहाँ तक आएगा। जब तक ये यहाँ तक आएगा तो इसकी गति कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर फिर आएगा तो फिर वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा इसके बीच में, फिर इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये अगले डीज में जब प्रवेश करेगी तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी और वेग भी बढ़ जाएगा। यही काम फिर होगा, जैसे यहाँ पे आएगा फिर इसको ऊर्जा मिल जाएगी और फिर और मतलब हर चक्कर में इसकी ऊर्जा लगातार क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी, यहाँ पर ये आके एकदम सतह पर ये आयन आ जाएगा। तो यहाँ पर एक विक्षेपक प्लेट लगी होती है, ऐसे ऐसे विक्षेपक प्लेट लगी होती है, ठीक। ये यहाँ से आके टकरा के और लक्ष्य की ओर यहाँ पे टारगेट पे जाकर टकरा जाता है। इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, इसको बहुत उच्च ऊर्जा तक हम आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या होगी, जो पथ की त्रिज्या होगी, वो R इक्वल टू किस पर होगी, mv/qb। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, मैंने क्या बताया, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी रेडियस भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। मतलब देखो बार बार प्रत्यावर्ती धारा प्रथम अर्ध चक्र में ये वाला धनात्मक होगा, ठीक है, तो इधर आएगा, लेकिन चूंकि ऋणायन है जो यहाँ आएगा तो तब तक ये AC बदल जाएगी, तो ये वाला धन हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर इधर को अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके लगातार वेग इसका क्या करेगा, बढ़ता रहेगा। बस में ये हो गया साइक्लोट्रॉन। थोड़ी थ्योरी है, इसको यहाँ से समझाने में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा प्रयास करिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसको हम बता देंगे क्लास वगैरह में, ठीक है। देखो समझ में आए। अब देखो साइक्लोट्रॉन की परिसीमाएं, इसमें एक टॉपिक है साइक्लोट्रॉन में त्वरित कण की गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए, ठीक है। देखो ठीक, ये कोई बहुत मतलब इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये जो साइक्लोट्रॉन की कण की गतिज ऊर्जा है ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसका साइक्लोट्रॉन की परिसीमाएं हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप सभी लोग जानते रहिएगा बोर्ड परीक्षा में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखो K इक्वल टू क्या होता है, अगर देखें तो हाफ mv² लिखा है ना। R इक्वल टू आपने पढ़ रखा है mv/, कितना, qb। यहाँ से भी वेलोसिटी निकाल लो, ठीक है, वेलोसिटी निकालेंगे v क्या हो जाएगा, QB R/m।
ये वैल्यू यहाँ पर रख लो बी स्क्वायर में, ठीक है, समझ में आएगी नहीं है तो रख लो। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर का मान, मतलब क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर, ये सब स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये के हो गया। अब देखो बी स्क्वायर का मान रखेंगे, सब काट देंगे तो ये हो जाएगा ओवरऑल हाफ एम बी स्क्वायर, एम से एम क्या हो गया कैंसिल, तो सीधे से के बराबर ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू, बस ये गति ऊर्जा होगी, कण की गति ऊर्जा होगी, ठीक है। साइक्लोट्रॉन की परिसीमाएं देखें, साइक्लोट्रॉन की परिसीमा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो पहला क्या है साइक्लोट्रॉन की परिसीमा, साइक्लोट्रॉन द्वारा केवल धनावेशित कणों को ही त्वरित किया जा सकता है, ऋणावेशित कणों को त्वरित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पहली परिसीमा मतलब उसे ऋणावेशित कणों को नहीं त्वरित कर सकते हैं, ठीक। साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं किया, वही ऋणावेशित जब नहीं किया जाता तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तो होता है, सीधी सी बात है, तो ये भी नहीं हो सकता। साइक्लोट्रॉन द्वारा किसी कण को इतनी ऊर्जा नहीं प्राप्त की जा सकती कि उनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए, मतलब किसी भी कण को इतनी ऊर्जा हम नहीं दे सकते हैं कि प्रकाश की चाल के बराबर वो कण चलने लगे, ठीक। समझ में आया कि नहीं है, चलो देखो इस तरीके से तीन हो गए। अब देखो अगर मैं बात करूँ विशिष्ट आवेश की, किसकी बात करूँ, विशिष्ट आवेश की, ठीक है। तो देखो विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश की बात करूँ तो किसी आवेशित कण के आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है छोटी सी, विशिष्ट आवेश बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है विशिष्ट आवेश। देखो क्यू बाई एम, किसी भी कण के आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को हम विशिष्ट आवेश कहते हैं, ध्यान दो, किसी भी कण के आवेश, ऊपर क्यों लिखा है ना, किसी भी कण के आवेश, किसी भी कण के आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट अनुपात कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम, विशिष्ट अनुपात कहते हैं, ध्यान से सुनो, किसी भी कण के आवेश, किसी भी कण के आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं, क्लियर वो, ठीक। ये परिभाषा हो गई आपकी। वेग फिल्टर देख लो क्या होता है, हटा दो इसको, देखो वेग फिल्टर, देखो वेग फिल्टर का उपयोग हम भिन्न भिन्न वेगों से गतिमान आवेशित कणों में से, जैसे मान लो एक सिस्टम है, कोई सिस्टम है ना, यहाँ ध्यान दो, है ऐसे बहुत सारे कण, कोई v1 वेग से, कोई v2 वेग से, मतलब कुछ कण v1 वेग से, कुछ कण v2 वेग से, ऐसे तमाम सारे वेग से गति कर रहे हैं, ठीक। तो हम वेग फिल्टर का प्रयोग करते हैं, वेग फिल्टर का उपयोग भिन्न भिन्न वेगों से गतिमान आवेशित कणों में से किसी विशेष प्रकार के कण, वेग के कणों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। डेरिवेशन इसका भी बहुत नहीं पूछा जाता है, न्यूमेरिकल इस पर आता है छोटा छोटा, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक। तो देखिए वेग फिल्टर क्या है, वेग फिल्टर का उपयोग भिन्न भिन्न वेगों से गतिमान आवेशित कणों में से, ठीक है, विशेष वेग के कणों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम लंबवत वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, ठीक। तो इस तरीके से कहने का मतलब हम इसको हटा देते हैं, देखो अब इसका डेरिवेशन देख लो छोटा सा, ठीक। देखो लिखा क्या है, देखो मान लिया ये एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर कौन वाई है, इधर क्या है जेड। अब देखो इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है, इस डायरेक्शन में क्या है वैद्युत क्षेत्र है, इस डायरेक्शन में कण की वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो अब देखो सब पर अगर फोर्स देखो तो वैद्युत बल हमेशा उसी दिशा में लगेगा जिधर वैद्युत क्षेत्र है। मैग्नेटिक फोर्स देखो किधर लगेगा, वेलोसिटी और बी के परपेंडिकुलर नीचे की लगी और लगेगा, एफ बी आई से इसको आप चेक कर सकते हैं, एफ एम नीचे की ओर लगेगा। अब देखो एफ ई और एफ एम, ध्यान दो एफ ई और एफ एम परस्पर विपरीत दिशा में, परस्पर क्या है विपरीत दिशा में। तो देखो आप ई वेक्टर लिख लो पहले, ई वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखो, ई वेक्टर किस दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में है, तो इसको लिखो ई जे कैप, लिख लिया, क्या लिख लिया ई जे कैप। बी वेक्टर देखो जेड अक्ष की दिशा में, जेड अक्ष की दिशा में एक अंक कैप क्या होता है के कैप हो जाएगा, ये दोनों लिख लिया, ठीक। और वेलोसिटी देखो किधर एक्स अक्ष के दिशा, मतलब ये हो जाएगा v और आई कैप हो गया, सब चीज हो गया ना। तो कण पर कार्यरत चुंबकीय बल निकाल लो, पहले वैद्युत बल निकालो। देखो वैद्युत बल क्या होता है, एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई वेक्टर, और ये लिख लिया और ई वेक्टर है। तो अब यहाँ से अगर देखो क्यू ई वेक्टर, अगर इसको मैं कंप्लीट लिखूँ एक अंक है जिसके साथ क्यू, ई वेक्टर किसके साथ है जे के साथ, ई जे कैप हो गया, ठीक। इसी प्रकार से अगर ध्यान दो तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू जे। अब देखो इसी तरीके से अगर वैद्युत बल निकाल लो, ठीक है, इसको ऊपर किसका था
एफ एम की बात करें तो एफ एम लिख लो। देखो एफ एम इज इक्वल टू, ये वैद्युत क्षेत्र था। अब चुंबकीय बल देख लो, चुंबकीय बल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कितना, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी होता है, क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी। ठीक, रख लो जरा यहाँ पे क्यू वेक्टर और वी का मान कितना है, देखो वी वेक्टर। ठीक है, वी वेक्टर हो जाएगा आपका वी आई कैप, है ना, वी आई कैप, क्योंकि एक्स अक्ष के और बी है आपके पास जेड के तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी के कैप। ठीक, बी के कैप। अब देखो यहाँ से क्यू वी बी लिख लो और ब्रैकेट में आ जाएगा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, ये हो गया एफ एम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एफ एम। अब देखो आई क्रॉस के, अगर मैं यहाँ पे रिंग बनाऊँ, ये आई हो गया, ये जे हो गया और ये क्या हो गया के। ठीक, अगर सदिश गुणन देखो तो आई क्रॉस के उल्टा चलेंगे ना, आई जाएंगे के जाएंगे, तो आई क्रॉस के बराबर माइनस जे के होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एम बराबर मैग्नेटिक फील्ड जो है माइनस का क्यू वी बी और आई के का मान किधर हो जाएगा, देखो आई क्रॉस के जे माइनस का जे कैप, माइनस जे कैप मतलब वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। तो अभी चित्र में नीचे की ओर एफ एम लग भी रहा था। ठीक है, एफ एम जो है नीचे की ओर लग भी रहा था, लग रहा था कि नहीं लग रहा था, देख लो चित्र में, ये देखो, ये देखो एफ एम नीचे की ओर लग रहा है, वाई भाई वाई अक्ष ऊपर है, तो ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में नीचे लग रही है, लग रही है नहीं लग रही है। ठीक, तो इस तरीके से एफ एम हो गया। तो कुल लारेंज बल कितना हो जाएगा, कण पर कार्यरत, कण पर कार्यरत कुल लारेंज बल, लारेंज बल देखो एफ नेट इज इक्वल टू एफ एम प्लस एफ ई, वैल्यू रख लो। एफ नेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना आपके पास, देखो क्यू ई इंटू जे कैप, क्यू ई इंटू जे कैप, पहले वैद्युत क्षेत्र रख लिया है, प्लस नहीं प्लस की जगह पर माइनस के क्यू वी बी और कितना जे कैप, ओवरऑल एफ एम वेक्टर आ जाएगा आपका, देखो क्यू ई माइनस का क्यू वी बी और बाहर आ जाएगा कितना जे कैप, ये निकल आएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं है, क्यू भी कॉमन कर सकते हो, तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में ई माइनस वी बी और बाहर कितना जे कैप। ठीक, तो ये ला रहे निकला है, निकल आया ना। अब देखो यदि हम वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दो उसको खिसका दूंगा। ठीक, यदि एफ नेट है ये, ठीक, देखो ये एफ नेट निकाला है, यदि वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार समायोजित करें, क्षेत्र को इस प्रकार समायोजित करें कि देखो जो नेट फोर्स है एफ नेट हो जाए जीरो, एफ नेट क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ एफ नेट अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा क्यू और साथ में लिखेंगे ई माइनस वी बी और बराबर इंटू जे कैप बराबर जीरो, तो सब खत्म हो जाएगा, ई माइनस क्या बचेगा वी बी बचेगा, ई माइनस वी बी बराबर कितना जीरो। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो वी बी बराबर क्या हो जाएगा ई, तो स्मॉल वी बराबर हो जाएगा ई बाई बी, यही वेग फिल्टर, यही क्या है वेग फिल्टर। क्लियर हुआ, ठीक, समझ में आया कि नहीं है, चलो इसको हटा देते हैं। हम्म। अब इसके बाद देखो चुंबकीय थ्रू आघूर्ण है ना, ये सब चीज़ें आपको, धारा लूप है, करंट है, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए है। चलो देखो अगला टॉपिक है चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण। अगला टॉपिक क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, देखो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखो चूंकि आपने पढ़ रखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ रखा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो P इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने Q इंटू टू एल, उसी हिसाब से इसी नियम से भाई उसका देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता था, ये आपका प्लस क्यू है, ये क्या है माइनस क्यू है और इसकी डायरेक्शन भी माइनस से प्लस होती थी। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी 2l। तो अगर कंपेरिजन में देखें इसी प्रकार जैसे ये बताया गया इसी प्रकार, ठीक, अगर मैं इसको देखूं तो चुंबक के भीतर याद रखो ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है वो इसकी ध्रुव सामर्थ्य m होती है, इसकी माइनस m होती है। ठीक है, मतलब जैसे ये प्लस क्यू बिहेव करता है वैसे नॉर्थ पे पोल बिहेव करता है, जिसमें ऐसे माइनस क्यू है वैसे इसमें साउथ है, मतलब नॉर्थ का मतलब प्लस, साउथ का मतलब माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक वैद्युत ध्रुव है। तो इस तरीके से इसका जो फार्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, इसको कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण।
देखो इसमें दो चीज़ें हैं, स्मॉल m जो है वो डाइपोल स्ट्रेंथ है। क्या है? डाइपोल स्ट्रेंथ। क्या है बेटा? डाइपोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है ना। और डायरेक्शन जो है साउथ टू नॉर्थ होती है। साउथ, जैसे इसमें -2+ होती है, वैसे इसमें साउथ टू क्या होती है? नॉर्थ। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक। अब देखो नोट कुछ लिखा है, चुंबक में चुंबकीय बल रेखा सदैव नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती है। ये सब तो पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तथा चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, ये याद रखना, ठीक है। और ये भी बताया मैंने, नॉर्थ पोल नोट्स लिखा है, नॉर्थ पोल ऑलवेज लाइक ए पॉजिटिव चार्ज एंड साउथ पोल ऑलवेज लाइक ए, ठीक है। देखो अब धारा लूप और करंट लूप, धारा लूप और करंट लूप इसको हमने समझाया था, ठीक है। ये आपको ऐसे ही समझ समझ में आ गया होगा, ठीक है। धारा लूप और करंट लूप इसको बिना मतलब सामने से सामने ही समझाया जा सकता है, इसलिए आप इसको देख लीजिए, ठीक है। जिसको नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक। अब देखो धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण, इसको हटा देते हैं, ठीक। धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण देखो, धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक। देखो किसी धारा लूप के चुंबकीय आघूर्ण m लूप में प्रवाहित धारा I व लूप के क्षेत्रफल a के गुणनफल के बराबर होती है। m = I × ठीक। किसी धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण, किसी धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण जो है वो उसमें प्रवाहित धारा I तथा उसके क्षेत्रफल के गुणनफल के क्या होती है? बराबर होती है। सिंपल से देखो, किसी धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण, किसी धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण जो है, ठीक है, वो उसमें प्रवाहित धारा m व I के गुणनफल के क्या होती? बराबर होती, ठीक। इस तरीके से इसका हो गया। मात्रक इसका लिखें तो देखो I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, एम्पियर × मीटर स्क्वायर। विमान लिख लीजिए, लिख लेंगे, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब तो इस तरीके से इसमें कुछ सवाल लिखे हुए हैं, आप इन सवालों को लगा लीजिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखिए बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल मत लगाइएगा, ठीक है। जो बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला लगा लीजिए, दूसरा लगा लीजिए, ठीक है। डायरेक्शन नहीं समझ में आएगी तो सामने पूछ लीजिएगा सभी लोग, ठीक। क्लियर है? चलो देखो इसमें से नोट देख लीजिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये सब तो जानते हैं सभी लोग, नोट। हाँ देखो, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक। इस टॉपिक को देखिए। देखो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। इसी लेक्चर में कंप्लीट कर दें कि नेक्स्ट लेक्चर में चलाएं इसको, ठीक है। रहने जाए, नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं, ठीक है। इतना तैयार करिए सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे हम बताएंगे, ओके।